नमस्ते बच्चों, जेएमडी क्लास में मैं पांडे सर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जो टॉपिक हमें पढ़ना है आज उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। तो जैसा कि बच्चों इस शब्द से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो और प्लस लिसिस। लिसिस का मतलब होता है बेटे किसी चीज़ का टूट जाना, उसको हम लिसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद किसी चीज़ का डिसोसिएट हो जाना या टूट जाना क्या कहलाता है बेटे? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, उसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस जिस डिवाइस के अंदर होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यह इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, ठीक है बेटे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो फिनोमिना हो रहा होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बेटे, तो इलेक्ट्रोलिसिस को सबसे पहले तो मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे, ठीक है बेटे, कि डिकम्पोजिशन, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटे, और वो इलेक्ट्रोलाइट या तो मॉल्टन स्टेट में हो या फिर एक्वस स्टेट में हो। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है, वो या तो मॉल्टन स्टेट में है यानी पिघले हुए स्टेट में है, और या फिर आपने उसका पानी में सोल्यूशन बनाया है। उसके अंदर जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो जो प्रोसेस हुआ, जो फिनोमिना हुआ, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। ठीक है, अब इसको और ठीक से समझने के लिए हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया। तो अब प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है? ठीक है बेटे, तो एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिक करंट को यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दे, ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। यानी एक बार फिर से सुन ले हम लोग कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है बेटे? एक ऐसा डिवाइस जो क्या करे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दे। अगर आप भूल नहीं रहे हो बेटे, तो पिछली क्लासों में हमने एक सेल और पढ़ा था जो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, और वो था बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था? वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता था। ठीक है बेटे, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शन होता था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है बेटे, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो जो रिएक्शन होता था वो स्पॉन्टेनियस होता था, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सोर्स लगाना होता है। यहाँ पे इस सेल के अंदर आपने एक सोर्स यूज करना होता है, और उस सोर्स के द्वारा ये काम करता है। ठीक है, यानी इसको काम कराने के लिए आपने एक एक्सटर्नल एजेंसी की मदद लेनी होती है। ठीक है, और ऐसा कोई भी रिएक्शन जो किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से हो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है बेटे, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रिएक्शन होता है वो कैसा रिएक्शन होता है बेटे? नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी उसे कराने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती है। और एक ऐसा सेल जो इनपुट जिसका हो वो क्या हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, और जो आउटपुट जो हमें देगा वो केमिकल एनर्जी दे। ठीक है, ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। अब जरा हम लोग समझ लें कि इलेक्ट्रोलिसिस का आखिर मैकेनिज्म क्या है, मतलब कैसे ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है बेटे, तो उसके लिए मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जैसा मैंने बताया कि मैंने लिया, तो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है एक्चुअल में? एक ग्लास का ये एक आपके पास एक कंटेनर है, और उसके अंदर हमने कोई दो इलेक्ट्रोड इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, एक ग्लास के कंटेनर के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड डाल दिया है। अब इलेक्ट्रोड हमारे इनर्ट भी हो सकते हैं, यानी जैसे प्लेटिनम का हो सकता है। ठीक है, या कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, किसी अन्य मेटल का हो सकता है, जो रिएक्टिव मेटल हो उनका भी हो सकता है। तो कोई सा भी इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो हमने यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया, यानी कोई भी दो इलेक्ट्रोड हमने ले लिया, और जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है बेटे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया। इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया NaCl, और NaCl मैंने पिघलाया हुआ लिया, यानी मॉल्टन स्टेट में हमने लिया है। ठीक है बेटे, मॉल्टन स्टेट में हमने लिया है। अब हमने किया क्या
कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटे, जिस इलेक्ट्रोड को हमने सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है बेटे, वो इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है। ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जिस इलेक्ट्रोड को हमने सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है वो इलेक्ट्रोड बेटे क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। और ठीक उसी प्रकार जिस इलेक्ट्रोड को हमने सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया होता है उस इलेक्ट्रोड का नाम होता है कैथोड। ठीक है बेटे, अब बेटे जैसे ही आप यहां पर इस सोर्स से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करोगे, ठीक है बेटे, जैसे ही आप इन दोनों इलेक्ट्रोड को इस सोर्स से कनेक्ट करोगे तो यहां पे कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं उनके अंदर बेटा कुछ भगदड़ मचेगी। ठीक है बेटे, और उस भगदड़ में होगा क्या? क्योंकि ये इलेक्ट्रोड जो कैथोड नाम से जाना जा रहा है यहाँ पे, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। ठीक है बेटे, तो होगा क्या कि जैसे ही आप इसे जोड़ दोगे तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कैटायन होंगे, यानी ऐसे आयन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड आपने लिया है तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटे, तो सोडियम आयन कैथोड की तरफ भागना चाहेगा। ठीक है बेटे, यानी वो कैथोड की तरफ जाएगा और वहां जाके अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। ठीक है, तो सोडियम आयन न्यूट्रलाइज बेटे होगा कैसे? इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन लेके, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पे सोडियम आयन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और वहां जाके वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है बेटा, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन करना जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब कैथोड पे जो कैटायन है वो मूव करके न्यूट्रलाइज हो जाता है और उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिडक्शन। उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिडक्शन। ठीक है बेटा, और ठीक उसी प्रकार जो एनायन है, जैसे क्लोराइड आयन है, इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये उस इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा जिस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। यानी जो सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया था उस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या नाम दिया था बेटा? एनोड। तो जो एनायन है वो एनोड की तरफ जाएगा और वहां जाके वो इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ के और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी दूसरे शब्दों में, और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को जो खो देता है वो खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। तो इस तरीके से आपने देखा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी और कैथोड पे रिडक्शन की प्रक्रिया होगी, और इस प्रकार जो आपका इलेक्ट्रोलाइट लिया गया था उसमें जो आयंस मौजूद थे वो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, और यही जो फिनोमिना हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है बेटे, तो आपने देखा कि मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट हमने NaCl का लिया और उसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिया। जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया गया तो आप देख सकते हो कि जो मेटालिक कैटायन है वो इसके कैथोड पे जाके रिड्यूस हो रहा है, यानी वहां पे जाके डिपॉजिट हो जा रहा है। ठीक है बेटे, और एनोड पे जो एनायन था वो जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है, वहां जाके वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद आयंस का इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर न्यूट्रलाइज हो जाना अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। ठीक है बेटे, अब जरा इंडिविजुअल रिएक्शंस जो कैथोड तथा एनोड पे हो रहे हैं जरा हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तो ध्यान रखें, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है बेटे, एनोड पे ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा? एनायन के द्वारा, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होके वहां पे वो कैटायन आपका रिड्यूस हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने दोनों इलेक्ट्रोड पे होने वाले रिएक्शन को देखा। ठीक है बेटे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिएक्शन एट कैथोड होगा, यानी कैथोड पे होने वाला रिएक्शन जो कि हो क्या रहा है? रिडक्शन हो रहा है बेटा।
रिडक्शन हो रहा है, उसमें हुआ क्या, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और सोडियम सॉलिड में बदल गया, यानी इस इलेक्ट्रोड पे सोडियम डिपॉजिट होगा। ठीक है बेटे, और ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हो रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे जो हुआ वो ऑक्सीडेशन हुआ, यानी जो एनायन था वहां पे मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन गैस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है बेटे, और यही जो फिनोमिना हुआ इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद इस सेल के अंदर, उसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो आप देख सकते हो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कैथोड पे आपको सिर्फ ये सोडियम डिपॉजिट होके मिलेगा। ठीक है बेटे, डिपॉजिट होके मिलेगा। ठीक है बेटा, और यही फिनोमिना सबसे पहले 1833 में माइकल फेराडे ने देखा था। ठीक है बेटे, और फिर उन्होंने इस इलेक्ट्रोलिसिस को लेके कुछ लॉ दिए और वो 2 लॉ उन्होंने दिया। ठीक है बेटे, कि इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसके कैथोड पे, या अगर हमारा एनोड रिएक्टिव है तो एनोड से जो लिबरेट होगा। ठीक है बेटे, जैसे कि आपने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, वो कॉपर की रिफाइनिंग वाला प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, जिसमें इम्प्योर कॉपर का हम एनोड बनाते थे और प्योर कॉपर स्ट्रिप, एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप लेते थे, उसका हमने कैथोड बनाना था। ठीक है बेटे, तो इम्प्योर कॉपर जो एनोड, वो भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही था। ठीक है, तो वहां पे एनोड जो था वहां से कॉपर आयोनाइज हो के सोल्यूशन में चला आता था, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था, और ऑक्सीडेशन में क्या होता था बेटे, कि जो इलेक्ट्रोड था वही आयन में परिवर्तित होके सोल्यूशन में आ जाता था, और सोल्यूशन में जो आयन मौजूद थे मेटल आयन, कॉपर आयन के, वो जो प्योर कॉपर स्ट्रिप हमने लिया था उस पे जाके डिपॉजिट हो जाता था। लेकिन ऐसा होता कब था, जब वही हम इलेक्ट्रिक करंट उस पे पास करते थे, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते थे। ठीक है, सेम वही फिनोमिना यहाँ भी हो रहा है, वो भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, ये भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ठीक है बेटे, तो ये फिनोमिना हुआ और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है बेटे, अब माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस को लेके पहला लॉ क्या दिया, जरा उसके विषय में हम लोग समझ लें। तो माइकल फेराडे का जो पहला लॉ था वो लॉ ये है। ठीक है बेटे, देखोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और ये किसका लॉ है, फेराडेज लॉ है, फर्स्ट लॉ। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोलिसिस तभी हो रहा है जब यहां हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, यानी कि चार्ज दे रहे हैं। ठीक है बेटे, यदि चार्ज देने पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ये भगदड़ यहाँ पे जो आयंस में मच रहा है वो चार्ज देने पर हो रहा है। तो माइकल फेराडे का जो पहला नियम था, उन्होंने ये कहा कि कैथोड पे जो मास डिपॉजिट होगा, ध्यान दे बेटे, कैथोड पे जो मास डिपॉजिट होगा या एनोड से जो निकला होगा, दोनों एक ही बात है, एनोड से निकला होगा या फिर कैथोड पे जो डिपॉजिट हुआ होगा। ठीक है, उस सब्सटेंस का मास जितना हमने चार्ज दिया होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी ज्यादा चार्ज देंगे तो ज्यादा डिपॉजिट होगा या ज्यादा लिबरेट होगा, और कम चार्ज देंगे तो कम डिपॉजिट होगा कैथोड पे या कम लिबरेट होगा एनोड पे। ठीक है बेटे, तो लॉ ये कहता है कि जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड, डिपॉजिटेड एट कैथोड और लिबरेटेड फ्रॉम एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यही नियम उन्होंने बताया, वो सिंपल नियम है कि जितना चार्ज यहां दोगे उतना ही इस कैथोड पे मास डिपॉजिट होगा या एनोड से निकलेगा। ठीक है बेटे, अगर हमारा इलेक्ट्रोड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो आप देखो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, या इसे हम लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, z से रिप्रेजेंट करते हैं,
यानी मास जो है वो प्रोपोर्शनल है चार्ज के, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यानी प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कुछ मल्टीपल है, चार्ज का कुछ मल्टीपल है मास। ठीक है बेटे, अब किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो कांस्टेंट जो हम यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे Z, और Z को कहते हैं हम केमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, Z कहलाता है केमिकल इक्विवेलेंट। अभी केमिकल इक्विवेलेंट होता क्या है, तो केमिकल इक्विवेलेंट बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि देखो ये Z का जो पड़ोसी है वो कौन है, Q। आप देख रहे हो Z का पड़ोसी कौन है, Q। तो अगर मैं Q को 1 कर दूं तो ये Z किसके बराबर हो जाएगा, M के बराबर। और M था क्या, M तो मास है। कौन सा मास, जो सब्सटेंस का मास कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है या एनोड से लिबरेट हुआ है, वही वाला मास है ना। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब अगर Q को मैं 1 यूनिट कर दूं, और Q क्या है, चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, 1 कूलम। यानी अगर Q कितना हो, 1 कूलम हो, 1 कूलम, तो उस समय जो Z होगा वो M के बराबर होगा, जो Z होगा वो M के बराबर होगा। आप समझ पा रहे हो इस चीज को। यानी हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज देने पर कैथोड पे डिपॉजिट हुआ सब्सटेंस का मास। ठीक है, 1 कूलम चार्ज देने पर कैथोड पे डिपॉजिट हुआ सब्सटेंस का मास, उसका केमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो बेटे, बहुत ही सिंपल। आप देखो Z को आपने, ये Z को आपने डिफाइन करना है, तो आप उसके पड़ोसी को देखो कौन है, Q। और Q क्या था बेटा, चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। इसको आप 1 यूनिट कर दो, यानी 1 कूलम कर दो, तो आप देख सकते हो Z किसके बराबर हो गया, M के बराबर हो गया। ठीक है, तो यानी कि जब Q को मैंने 1 कूलम किया तो Z है M के बराबर, और M क्या था, मास। यानी केमिकल इक्विवेलेंट देखा जाए तो मास होता है। वो कौन सा मास होता है भी, उस सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हो रहा है, और क्या करने में डिपॉजिट हो रहा है भाई, बिना चार्ज दिए तो मास डिपॉजिट नहीं हो रहा था ना, सिंपल सी बात है। तो चार्ज दिया कितना, 1 कूलम। यानी 1 कूलम चार्ज देने पर जितना मास कैथोड पे डिपॉजिट होगा उस सब्सटेंस का, वही उसका क्या कहलाएगा, केमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है बेटे, तो केमिकल इक्विवेलेंट को मैं डिफाइन कर रहा हूं, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, mass of substance deposited on cathode by applying 1 coulomb charge is called chemical equivalent। इसे हम केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, इसे हम केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है बेटे, और केमिकल इक्विवेलेंट एक तरीके से और भी निकाला जा सकता है, जो Z होता है बेटा वो इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे, इसको हम क्या कहते हैं, Z कहते हैं। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, और इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। ठीक है बेटे, इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। यानी Z को हम कहते हैं E अपॉन F, और E जो होता है जिसको हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, ये होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। क्या मतलब है, और n फैक्टर का क्या मतलब है याद रखते। अब जैसे सपोज करो एक एग्जांपल समझाता हूँ, आप देखना। जैसे मान लीजिए आपके पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है। ठीक है बेटे, तो इसके अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर जो मेटल आयन है वो कौन है, Cu2 पॉजिटिव। अब आप इसे रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, तो रिड्यूस करोगे तो आप देख सकते हो कि 1 मोल कॉपर 2 आयन को रिड्यूस करना हो तो आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे 1 मोल कॉपर डिपॉजिट, मतलब 1 मोल कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, और 1 मोल कॉपर होता है कितना बेटे, 63.5 ग्राम होता है, जो इसका मोलर मास है, जो इसका मोलर मास है। ठीक है बेटे, यानी 63.5 ग्राम
ये कैपिटल M यानी कि मोलर मास है किसका, कॉपर का। तो अगर 63.5 ग्राम मुझे कॉपर डिपॉजिट करना है तो मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज इसे देना होगा, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे 2 फेराडे कहते हैं, उसे 2 फेराडे कहते हैं। क्यों भाई, 2 फेराडे का मतलब क्या है और 1 फेराडे क्या होता है? 1 फेराडे जो होता है वो होता है बेटे चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा उसे क्या कहते हैं हम, 1 फेराडे कहते हैं। ठीक है बेटे, उसे हम कहते हैं 1 फेराडे। अब जरा मैं यहां पे आपको समझा सकूं, अगर जरा ध्यान दोगे बेटे, अब 1 फेराडे था चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब आप समझो जरा, यानी कि 1 फेराडे कितना हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मुझे कितने पे निकालना है, 1 मोल पे निकालना है। 1 मोल की संख्या कहते हैं 6.022 × 10⁻23 को कहते हैं। इतने इलेक्ट्रॉनों पे जो चार्ज होगा वही क्या कहलाएगा, 1 फेराडे कहलाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 96,487 यानी 96,487 आता है। अप्रॉक्सीमेटली इसे हम 96,500 कंसीडर कर लेते हैं। तो इतने कूलम चार्ज को हम 1 फेराडे कहते हैं। ठीक है बेटे, इतने कूलम चार्ज को हम क्या कहते हैं, 1 फेराडे। और कॉपर का 1 मोल आपने रिड्यूस करना हो Cu2 पॉजिटिव से Cu में, तो आपको 2 फेराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटे, और इक्विवेलेंट वेट क्या कहता है कि जितने फेराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, जो भी ये इसका n फैक्टर आ रहा है, n फैक्टर मतलब कितने मोल इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड n फैक्टर। उसे क्या कहते हैं हम, n फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ के मोलर मास को उसके n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है, इक्विवेलेंट वेट आता है। और इक्विवेलेंट वेट को जब फेराडे से डिवाइड कर देते हैं तो कौन आता है, केमिकल इक्विवेलेंट आता है। ठीक है बेटे, और केमिकल इक्विवेलेंट अभी ऊपर हमने डिफाइन किया था कि 1 कूलम चार्ज पे जितना मास डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर वही क्या कहलाएगा, उसी को हम केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है बेटे, अब बात आती है कि इक्विवेलेंट वेट क्या कहलाता है। तो आपने देखा कि अगर मैं कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालूं, जरा ध्यान देना, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालूं तो इसका मोलर मास 63.5 ग्राम था, और इसका n फैक्टर आप देख सकते हो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 2। अब इसको 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटे, और ये आपका आ गया 2 3 जा 6। ठीक है बेटे, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 31.75 ग्राम। ये कॉपर का इक्विवेलेंट वेट आया। यानी क्या मतलब है बेटे कि 1 फेराडे चार्ज लगाने पर जितना मास डिपॉजिट होगा किसी भी सब्सटेंस का उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, 1 फेराडे चार्ज लगाने पर जितना मास डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर किसी भी सब्सटेंस का वो कहलाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बेटे, और केमिकल इक्विवेलेंट क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट है कि 1 कूलम चार्ज देने पर, 1 कूलम चार्ज देने पर इक्विवेलेंट वेट है 1 फेराडे चार्ज लगाने पर, 1 फेराडे चार्ज लगाने पर जितना मास डिपॉजिट होगा उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। और केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 कूलम चार्ज लगाने पर जितना मास डिपॉजिट होगा उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, सॉरी, उसे कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट। और केमिकल इक्विवेलेंट को हम Z से डिनोट करते हैं और इक्विवेलेंट वेट को E से डिनोट करते हैं। तो जो मल्टीपल है वो अगर हम केमिकल इक्विवेलेंट को फेराडे से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्विवेलेंट वेट आ जाता है, और इक्विवेलेंट वेट को अगर फेराडे से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है, तो केमिकल इक्विवेलेंट आ जाता है। यानी 1 फेराडे चार्ज देने पर जितना मास डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट, और 1 कूलम चार्ज देने पर जितना मास डिपॉजिट होगा वो है केमिकल इक्विवेलेंट।
तो इन बातों को सबको समेट के अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो ध्यान दीजिए जरा क्या होगा, ठीक है बेटे। तो z को मैं लिख सकता हूं यहां से, इसका मतलब z इज इक्वल्स टू m अपॉन nf, जहां पे m मोलर मास हो गया और ये n फैक्टर है, यानी कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर और रिडक्शन के दौरान, और f का मतलब फेराडे, और एक फेराडे आपको मैंने दिखाया कि 96,500 कूलम होते हैं। एक्चुअल में ये 96,487 यानी 96,487 है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग 96,500 लेके चलते हैं उसे, और उसी को हम क्या कहते हैं, 1 फेराडे कहते हैं। तो इन सभी बातों को z की वैल्यू मैं वहां रख दूं अगर इक्वेशन 1 में, तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड कितना हो जाएगा, m अपॉन nf, और q जो था ये q लिखा आपने, और q को हम लिखते हैं i इंटू टी, तो m i इंटू टी अपॉन nf, ठीक है। ये आया एक फॉर्मूला जिससे हम इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा उसे आसानी से निकाल सकते हैं। जहां पे m क्या है भाई, m क्या है, m है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, यानी जो सा सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ उसका मोलर मास m से डिनोट होता है। I को हम कहते हैं करंट, और ये यूनिट इसका क्या होगा, ग्राम और मोल होगा बेटा, और करंट का यूनिट एम्पियर होगा, ठीक है बेटे। और जो टाइम आपने लेना है वो सेकंड्स में लेना है, ये टाइम है और इसे आपने लेना है सेकंड में। आपको आवर्स में दे सकता है, आपको मिनट्स में दे सकता है, लेकिन हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको किस में लेना है इसे, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको किस में लेना है, सेकंड्स में लेना है। समझ में आया बेटे, सेकंड्स में लेना है। अब आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल, और n क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। कितने मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हुई है, ट्रांसफर हुआ रिडक्शन करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, कैथोड पे डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है, उसको कहलाता है वो n फैक्टर। नॉर्मली ये किसके बराबर होता है, जो कैटायन के ऊपर जो चार्ज होता है उसके बराबर ही उसका n फैक्टर होता है, ठीक है। तो कॉपर 2 आयन का n फैक्टर 2 हो गया, Zn2 पॉजिटिव का n फैक्टर 2 हो गया, Al3 पॉजिटिव का n फैक्टर 3 हो गया, और Ag पॉजिटिव का n फैक्टर 1 हो गया। यानी कैटायन पे मौजूद पॉजिटिव चार्ज के बराबर ही उसका क्या होता है, n फैक्टर होता है, ठीक है बेटा, उसका n फैक्टर होता है। तो ये तो हमने एक्सप्रेशन निकाला कि जो फेराडे ने बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड पे मास डिपॉजिट होगा किसी सब्सटेंस का, और वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, ये लॉ थी। और उसके आधार पे हमने देखा कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या था, केमिकल इक्विवेलेंट था। हमने उसको डिफाइन किया कि 1 कूलम चार्ज देने पर कैथोड पे जितना सब्सटेंस का मास डिपॉजिट होगा उसको हमने क्या बताया, केमिकल इक्विवेलेंट बताया। फिर हमने एक दूसरा टर्म डिफाइन किया जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट किसी सब्सटेंस का क्या होता है बेटे, 1 फेराडे चार्ज देने पर जितना मास डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर उसे हम कहते हैं उस पदार्थ का इक्विवेलेंट वेट। और केमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट में कितने का रेशियो होता है, तो वो फेराडे यानी 96,500 टाइम्स होता है। यानी आप देखो तो जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो केमिकल इक्विवेलेंट का 96,500 गुना होता है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है बेटे। यानी अगर इक्विवेलेंट वेट दिया है 96,500 से डिवाइड कर दो तो केमिकल इक्विवेलेंट आ जाएगा, और केमिकल इक्विवेलेंट दिया है 96,500 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा किसी भी सब्सटेंस का। आई बात समझ बेटे, जो कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है या एनोड से लिबरेट हो रहा है। तो ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, और ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करके दिखाई, और ये था अपना फेराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है बेटे। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर हो जाए, ठीक है बेटे। एक क्वेश्चन बनता है इस पे ताकि कॉन्सेप्ट को समझ पाए बढ़िया तरीके से। तो देखें जरा, आपकी एनसीईआरटी बुक का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है बेटे, ध्यान देंगे जरा एग्जाम्पल को। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर ही एग्जाम्पल है वो।
जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटे आपकी बुक के अंदर ये इस टाइप का फॉर्मूला उन्होंने कोई फ्रेम नहीं किया हुआ। वहां एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन आपको करके एग्जाम्पल में दिखाया गया है बेटे, वो यूनिटरी मेथड से करके दिखाया गया है। ठीक है, यूनिटरी मेथड मतलब वही कि एक पेन की कीमत 20 रुपए है तो 20 पेन का क्या होगा, यूनिटरी मेथड। एक दोस्त 2 पूड़ियां खा रहे हैं तो वैसे खाने वाले अगर 5 दोस्त आए तो कितनी पूड़ी खाएंगे। ठीक है बेटे, ये यूनिटरी मेथड, इसी का इस्तेमाल वहां किया गया है। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा एक डैशिंग फॉर्मूला बना रखा है, हम उस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे और उसके बाद मैं आपके एनसीईआरटी के उस यूनिटरी मेथड को आपको कोरिलेट करके दिखाऊंगा अपने फॉर्मूले के साथ, और आप देखोगे दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है बेटे, क्योंकि दोनों से जब रिजल्ट सेम आ रहा है तो बात तो एक ही होगी, है कि नहीं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया और जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं इस समय वो आपके बुक का 3.10 है। उसमें कहा क्या जा रहा है कि आपके पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया, इसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया। इलेक्ट्रोलाइज कितने देर तक किया गया भाई, फॉर 10 मिनट्स। ध्यान देना, 10 मिनट के लिए इसे इलेक्ट्रोलाइज किया गया और करंट कितना लिया गया बेटे, करंट लिया गया 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर करंट लिया गया। कितने देर के लिए, 10 मिनट के लिए। तो भाई आपसे पूछ रहा है कि कितना कॉपर, अब चूंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट लिया है तो कॉपर सल्फेट लिया है तो भाई उसमें मेटल आयन तो कॉपर ही है, तो कैथोड पे कॉपर ही डिपॉजिट होगा। भाई कॉपर सल्फेट ले लोगे तो जिंक कहां से डिपॉजिट हो जाएगा, या सिल्वर नाइट्रेट ले लोगे तो सिल्वर डिपॉजिट होगा, उस समय जिंक कहां चला जाएगा डिपॉजिट होने। ठीक है बेटा, तो जिस भी मेटल आयन का सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है वही मेटल आयन कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ठीक है, यहां चूंकि हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट, तो जाहिर सी बात है कैथोड पे जो डिपॉजिट होगा वो कौन होगा, कॉपर होगा। ठीक है बेटे, ओके। तो मास ऑफ कॉपर आपने निकालना है, जरा सॉल्व किया जाए। देखो चूंकि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट था वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास कॉपर 2 आयन है। ठीक, कॉपर 2 आयन है मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन। जब इसको आप रिड्यूस करते हो कॉपर सॉलिड में, कैथोड पे जब ये रिड्यूस होने जाएगा तो अगर इसका 1 मोल कॉपर आयन आपके पास है तो उसे रिड्यूस करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके ये 1 मोल कॉपर में बदलेगा और इसका मोलर मास 63.5 ग्राम पर मोल होता है। ठीक बात है भाई, यहां तक तो सबको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एन फैक्टर कितना निकल के आया, 2, एन फैक्टर 2 आ गया। तो एन फैक्टर पता चल गया, आई आपको पता है 1.5 एम्पियर। ठीक है बेटे, और टाइम आपको पता है 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट नहीं रे भाई, मुझे तो सेकंड चाहिए, तो 10 into 60 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और दिस विल गिव यू 600 सेकंड। क्लियर, तो टाइम कितना आ गया बेटा, 600 सेकंड। अब जरा फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट होगा वो था M/NF I into T। ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया था अभी। ठीक है बेटे, सारी वैल्यूज रख दो इसके अंदर। 63.5 तो ये हो गया, करंट हो गया 1.5 और टाइम हो गया 600 अपॉन में एन फैक्टर 2 हो गया और यहाँ पे 96,500 हमने यूज कर दिया। ठीक है बेटे, 96,500 और मास से किस में आएगा, ग्राम में आएगा, मास से तो ग्राम में आएगा। ठीक है बेटे, अब ये चीज पूरी आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ से सॉल्व कर लोगे। ठीक है बेटा, तो ये आंसर जो आता है आपका वो आता है 0.296 ग्राम, ये इतना आ जाता है। ये तो बात हुई अपने फॉर्मूले की कि उससे हमने निकाला, तो भाई डायरेक्टली वो सारी वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब जरा आपकी बुक का में जो उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया गया है जरा उसको देखते हैं, सेकंड वे जो वो इस्तेमाल उन्होंने किया हुआ है, जरा उस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भाई हम लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ठीक है बेटे, तो लाइन बाय बहुत अच्छी बात है, लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए।
ठीक है बेटा, लाइन बाय लाइन तो पढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन पे आओगे और जब वहां पे आप देखोगे कि भाई ये तो कुछ और लिखा हुआ है और सर ने तो कुछ और कराया था अपने वीडियो में, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इसीलिए मैं दोनों चीजों को आपके आमने सामने रख के बता रहा हूं कि व्हाट आर द सेम थिंग, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है, बट द अप्रोच इज डिफरेंट। एनसीईआरटी हैज यूज्ड योर unitary method technique and I have just derived a formula and on behalf of that formula I have solved this particular question, ठीक है बेटे। ओके, देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि एक फैराडे चार्ज पर आप देख सकते हो कि एक फैराडे चार्ज पर, या आप यहाँ देखोगे 2 फैराडे चार्ज लगाने पर ये कितना डिपॉजिट हो रहा है, 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो 2 into 96,500 कूलम डिपॉजिट्स 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है। अगर इतना चार्ज हमने दे दिया होता तो 63.5 ग्राम कॉपर हमारे कैथोड पे डिपॉजिट हो गया होता, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, ठीक है बेटे। ओके, लेकिन हमने बेटा इतना चार्ज तो दिया ही है। हमारा चार्ज तो ये है कि चार्ज कैसे निकलते हैं, I इंटू टी, ठीक है। तो हमारा चार्ज 1.5 एम्पियर, हमने करंट 600 सेकेंड तक दिया, तो ये 1.5 इंटू 600 अगर करते हो तो 900 कूलम आते हैं, ठीक है। यानी 600 का डेढ़ गुना 900 कूलम आता है बेटे। तो इसलिए 900 कूलम डिपॉजिट 63.5 अपॉन में 2 इंटू 96,500, और मैं अलग अलग अगर 900 को अलग अलग करके लिख सकूं तो देखोगे आप 1.5 इंटू 600 कितने ग्राम डिपॉजिट होगा। मेरे बच्चों, क्या ये और ये एक ही चीज नहीं है क्या? अरे इसमें कुछ फर्क लग रहा है क्या आपको? तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड इस्तेमाल किया कि अगर इतना चार्ज देते तो इतना कॉपर डिपॉजिट होता, लेकिन जितना चार्ज हमने लगाया उस पे कितना डिपॉजिट होगा, यही बात तो निकाली है हमने, ठीक है बेटे, यही बात तो निकाली है। तो या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो और या आप डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है बेटे। लेकिन फॉर्मूला आपको ये पता चल गया होगा, और इसमें इक्विवेलेंट वेट और केमिकल इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटे। अब कुछ आपकी बुक के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जरा उनको भी देख लिया जाए, ठीक है बेटे। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जाम्पल में है, कुछ एक्सरसाइज में है, जरा उन्हें भी देखा जाए कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलो भी देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को हम लोगों ने समझा है, ठीक है बेटे। इसी पे आधारित कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे, और इसी पे अपना दूसरा प्रश्न है बेटे कि इफ करंट, ये बेटा आपके इंटेक्स का क्वेश्चन है, इंटेक्स 3.10, ये एग्जांपल था 3.10, ये इंटेक्स का क्वेश्चन है 3.10, ठीक है बेटे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो through a metallic wire के थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है, for how many hours, 2 hours, 2 घंटे तक पास किया गया। then how many electrons would flow through the wire, ठीक है बेटे। वैसे इसका इलेक्ट्रोलिसिस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बेटे, लेकिन कुछ चीजें उसकी यूज हो रही है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी इसके साथ ही ले लिया। क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि किसी मेटालिक वायर के थ्रू 0.5 एम्पियर का करंट 2 घंटे तक पास किया गया, ठीक है बेटे। तो कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर, यानी वायर के थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए होंगे,
ये हमें निकालना है, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं जो 0.5 एम्पियर करंट को हम कितने देर तक फ्लो कराएं, 2 घंटे तक फ्लो कराएं, तो कितना इलेक्ट्रॉन इसको मतलब फ्लो करना पड़ा होगा इस चार्ज को फ्लो करने के लिए। क्लियर? तो ध्यान दो, सॉल्व करते भाई आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है, ठीक है बेटे। ये Q जो होता है बेटा वो m इंटू ई के बराबर होता है। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और e का मतलब चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये जो टोटल चार्ज होता है वो m इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। ध्यान दो, मुझे क्या निकालना है, n, तो n निकालना है तो ठीक है, q अपॉन e हो गया, और q क्या होता है, i इंटू टी, टी याद रखना सेकेंड्स में होना चाहिए बेटा, अपॉन में e बोले तो चार्ज प्रेजेंट ऑन अ इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रेजेंट ऑन अ इलेक्ट्रॉन इज योर e। तो हमने वैल्यू रखी बेटा 0.5, और कितने समय के लिए फ्लो कराए, 2 घंटे के लिए। 2 घंटे को पहले मिनट में बदला, फिर सेकंड में बदल दिया, ये हो गया कूलम में, ठीक है बेटे। और उसके बाद चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। लो जी, डिवाइड कर दिया, और इससे हमें पता चल जाएगा कि 2 घंटे तक अगर 0.5 एम्पियर करंट किसी तार से हम फ्लो करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए होंगे, ये चीज निकल के आ जाएगी। और अब सिंपल सी कैलकुलेशन आप करोगे, डिवाइड करोगे, और आपका आंसर आएगा 2.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स 2.25 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे अगर 0.5 एम्पियर करंट 2 घंटे तक किसी मेटालिक वायर से पास की गई हो, ठीक है बच्चे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके इंडेक्स का ही क्वेश्चन है, और ये है 3.12 एक रिएक्शन दिया हुआ है Cr2O7 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ध्यान रखना। ये अभी डी ब्लॉक में इसने झंडे गाड़ देने हैं, ठीक है। इस रिएक्शन ने डी ब्लॉक जब आप पढ़ोगे तो कई बार आएगा ये, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, डाइक्रोमेट की बहुत सारी चीजें आपने पढ़नी है, उसी का ये रिएक्शन है। प्लस 6 मोल इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O लिक्विड। ये कुछ ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है, यानी डाइक्रोमेट आयन रिड्यूस हो रहा है Cr3 पॉजिटिव आयन में। क्वेश्चन कह रहा है कि बेटे ये रिएक्शन दिया हुआ है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन। तो कई बार तो सिर्फ ये क्वेश्चन देता है, ये रिएक्शन नहीं देता, ठीक है बेटे। और लेकिन हम लोग भाग्यशाली है, हमें तो रिएक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है बेटे, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, या सॉरी कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, किसके अंदर, कूलम के अंदर। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम इज रिक्वायर्ड। ओके, कितने इलेक्ट्रिसिटी कूलम में हमें जरूरत पड़ेगी 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस करने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन तो है तो 1 ही मोल, ठीक है, और 1 मोल ये रिड्यूस, आप कैसे पता चला कि रिड्यूस हुआ है, आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो यहाँ पे +7 निकाल पाओगे, जैसा 11th में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को सिखाया गया था। आप देख सकते हो क्रोमियम का अगर आप X सिलेक्ट करते हो तो 2x, और 7 ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होते हैं, ठीक है बेटे, इक्वल्स टू -2। अब ये छोटे से इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, वो गलत लिख दिया था ना मैंने, x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिख रहा है आपका, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट डाइक्रोमेट आयन के अंदर कितना दिखा आपको, 6 दिखा, और यहाँ पे ये 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हो 6 से कहाँ चला गया, 3 पे, और इसी को कहते हैं रिड्यूस होना, इसी को रिड्यूस होना कहते हैं, ठीक है। तो 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को Cr3 पॉजिटिव में रिड्यूस करने के लिए आप देख सकते हो कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है बेटे। तो फिर चार्ज कितना हुआ,
चार्ज कितना, यानी n फैक्टर आपको पता चल गया 6 है, तो फिर चार्ज निकालना है। चार्ज आपको किस में निकालना है? कूलम में निकालना है। तो चार्ज तो 6 फैराडे हुआ, और 6 फैराडे को कूलम में बदलोगे तो 6 × 96,500 कूलम। इतनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत आपको पड़ेगी, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने कूलम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तब जाके 1 मोल डाइक्रोमेट आयन रिड्यूस हो जाएगा Cr3 पॉजिटिव में। ये बात समझ में आ गई बेटे आपके? ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपकी एक्सरसाइज का है, और उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट है इसी टाइप के कि 1 मोल इस चीज को रिड्यूस करना है, कितना चार्ज चाहिए। कई बार आपको कूलम में पूछ लेगा, और कई बार आपको फैराडे में पूछ लेगा। ठीक है बेटा, ध्यान दें जरा। अब मैं इस पूरी चीज को रब कर देता हूँ। ठीक है बेटे, तो ये पूरा बोर्ड हमने साफ कर दिया इस समय। अब जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ वो आपके बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 12 है ये। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्या कहता है ये क्वेश्चन, जरा ध्यान दोगे। ये आपके एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। इनफैक्ट 3.12 लिखा होगा आपके बुक में। कह रहा है बेटे हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन, यानी ये जो रिडक्शन हो रहा है इसके लिए कितने चार्ज की आवश्यकता है। तो चार्ज तो उसने पूछा, लेकिन कुछ यूनिट नहीं बोले कि भाई फैराडे में बताना है या कूलम में बताना है। ये बात तो बोला नहीं, तो हम फैराडे में ही बताएंगे, अनलेस एंड अनटिल हमसे ये ना पूछा हो कि कितने कूलम लग रहे हैं, है ना बेटे। चार्ज की बात बिना कूलम के करेगा तो किस में बताओगे? फैराडे में। और अगर कूलम की बात करेगा तो आप फैराडे लिख के 96,500 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और वो किस में आ जाएगा? फिर कूलम में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहला पार्ट इस क्वेश्चन का है, पहला पार्ट है 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al। ठीक है, यानी 1 मोल एल्यूमिनियम 3 आयन को एल्यूमिनियम में रिड्यूस करना है, तो कितने चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही सिंपल, आप देख सकते हो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम में रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है बेटे, तो आप देख सकते हो 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब जो n फैक्टर है वो कितना है? 3, और इसका मतलब बेटे रिडक्शन के लिए जो चार्ज की आवश्यकता पड़ी वो 3 फैराडे पड़ी। ठीक है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो चार्ज की जरूरत कितनी पड़ी बेटे? 3 फैराडे। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट पार्ट इसका है बेटे, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि भाई 1 मोल कॉपर 2 आयन, 1 मोल ऑफ कॉपर 2 आयन टू कॉपर। लॉजिक बहुत ही सिंपल है, जो समझ में आ गया होगा। Cu2 पॉजिटिव, 1 मोल Cu2 पॉजिटिव को Cu में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। n की वैल्यू कितनी आई बेटे? 2 आई, और इसलिए चार्ज आएगा 2 फैराडे। लॉजिक बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट है बेटा, आपसे कहा जा रहा है कि 1 मोल MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। ठीक बात है, 1 मोल MnO4 नेगेटिव को किस में बदलना है? Mn2 पॉजिटिव में बदलना है। इसमें कितने चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक, तो या तो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिएक्शन को बैलेंस करके तब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला करो, तो गलत नहीं होगा बेटे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको करा के बता रहा हूँ, अभी देखना आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? MnO4 नेगेटिव। ठीक है बेटे, ये रिड्यूस हो रहा है किसके अंदर? ये रिड्यूस हो रहा है बेटे Mn2 पॉजिटिव में। तो बैलेंस करना आपको सिखाया गया होगा 11th क्लास के अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन आपने बैलेंस करना सीखा होगा, और नहीं तो फिर 2 मिनट लगते हैं, इसको मैं बैलेंस करना सिखा दूंगा। सबसे पहले क्या करते थे? मेन एलिमेंट की संख्या बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो आप देखो मैग्नीज यहाँ पे 1 दिख रहा है, और यहाँ पे भी मैग्नीज 1 ही दिख रहा है, तो ये दोनों बराबर है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे उतने ही पानी के मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। ठीक है, उतने ही पानी के मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। अब ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस करने के बाद बात आती है
हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन पर अगर बैलेंस करना है तो बात आती है मीडियम की। मीडियम कौन सा है? मीडियम अगर मेंशन नहीं है तो एसिडिक मीडियम लेके चलेंगे, नहीं तो मेंशन होगा तो जो मेंशन होगा उसके हिसाब से चलोगे। ठीक है बेटे, एसिडिक मीडियम, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, तो जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उधर डेफिशिएंट साइड कहलाता है वो, उस तरफ हमें उतने ही H+ आयन जोड़ने होते हैं। जितने हाइड्रोजन एटम की कमी डेफिशिएंट साइड में हो उतने ही हमें क्या जोड़ने होते हैं? हाइड्रोजन आयन जोड़ने होते हैं, H+ आयन जोड़ने होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है बेटे, और इस तरीके से यहाँ पे हम 8H+ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी बराबर। अब बात करते हैं चार्ज को बैलेंस करने का। तो 8 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज और 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, कुल मिला के जो चार्ज आया वो कितना आया? +7 यूनिट का, +7 यूनिट का। तो +7 यूनिट का लेफ्ट साइड में चार्ज है और +2 यूनिट का राइट साइड में चार्ज है। +7 का लेफ्ट साइड में, +2 का राइट साइड में, डिफरेंस हुआ कितने का? 5 का। तो यहाँ पे आप 5 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर ये मोल में ले रहे हो तो ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, अगर ये 1 ले रहे हो तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप देखो, इसने बोला है कि 1 मोल MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में बदलने के लिए कितने चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी? तो ये 1 मोल था और यहाँ पे n फैक्टर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है भाई, 5 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ा, और इसलिए जो चार्ज लगेगा बेटे वो आएगा 5 फेराडे। ये इसका आंसर हो गया। तो ये थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ढंग से समझो। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बैलेंस किया, वहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर 1 मोल MnO4 नेगेटिव को हमें रिड्यूस करना था तो बेटे आप देख सकते हो 5 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है रिड्यूस करने के लिए, और 5 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज मौजूद होगा उसे हम क्या कहेंगे? 5 फेराडे कहेंगे, उसे हम कहते हैं 5 फेराडे। ठीक है बेटे, ओके। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ का कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहता है? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday is required to produce, ठीक है बेटे, फर्स्ट पार्ट है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2, ये फर्स्ट पार्ट है, और दूसरा है बेटे 40 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे कुछ मोल नहीं बोलोगे, कुछ वजन दे दिया गया है कि भाई इतने ग्राम चाहिए तो कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और चार्ज किस बता रहे हैं? फेराडे। चलो भी सॉल्व करते हैं। जैसा कि फर्स्ट पार्ट है, आपके पास कैल्शियम क्लोराइड मोल्टेन था, आपको चाहिए क्या? यहाँ से कैल्शियम रिड्यूस करना है, तो इसमें जो मेटल आयन है वो कैल्शियम आयन मिलेगा। इसको जब रिड्यूस करोगे कैल्शियम सॉलिड में, ठीक है, और 1 मोल कैल्शियम आयन को अगर 1 मोल कैल्शियम में रिड्यूस करते हो जिसका मोलर मास होता है 40 ग्राम पर मोल, तो ऐसा करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, और इसलिए n फैक्टर कितना आया? 2 आया। तो आप देख सकते हो यानी कि चार्ज जो लगेगा वो 2 फेराडे लगेगा। चार्ज कितना लगेगा बेटे? 2 फेराडे लगेगा। आप देख सकते हो कि 40 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करना है तो 2 फेराडे चार्ज लग रहा है, लेकिन मुझे कितना लेना है? 20 ग्राम। तो 40 ग्राम के लिए कितना लग रहा है? 2 फेराडे। तो 20 ग्राम के लिए कितना लगेगा? 1 फेराडे। ठीक है, तो इसका मतलब चार्ज रिक्वायर्ड, ठीक है बेटे, चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच? 1 फेराडे। यानी आप देख सकते हो 40 ग्राम के लिए 2 फेराडे चार्ज लग रहा है, तो फिर हाफ चाहिए ना आपको। 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 1 फेराडे चार्ज चाहिए। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी देखते हैं बेटे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है जरा वो भी समझा जाए। ठीक है बेटे,
नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है कि आपके पास Al2O3 है, सेकेंड पार्ट है Al2O3 है। Al2O3 से आपको मिलेगा एल्यूमिनियम आयन, और एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम में आपने रिड्यूस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो 1 मोल एल्यूमिनियम आयन को रिड्यूस करना है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता अगर पड़ी तो n फैक्टर 3 हो गया, यानी ये 1 मोल अगर एल्यूमिनियम जो कि 27 ग्राम पर मोल इसका वजन होता है 1 मोल का, अगर 27 ग्राम चाहिए तो मुझे कितना चार्ज चाहिए होगा, 3 फैराडे चार्ज चाहिए होगा। तो मुझे 40 ग्राम डिपॉजिट करना है, यानी 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर 3 फैराडे चार्ज, 3 फैराडे चार्ज चाहिए, और इसलिए मुझे कितना चाहिए 40 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर 3 अपॉन, यूनिटरी मेथड लग रहा है, 3 अपॉन 1 यूनिट के लिए निकालोगे 27 से डिवाइड करोगे, 40 ग्राम्स के लिए निकालना है तो इतना फैराडे चार्ज लगेगा। ये हो गया बेटे 9, और इससे डिवाइड करोगे तो 4.44 फैराडे, ये इसका आंसर आता है। 4.44 फैराडे ये इसका आता है आंसर। तो इस तरीके से हम कि इतने ग्राम चाहिए तो कितने फैराडे चार्ज चाहिए वगैरह वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। एक क्वेश्चन इसमें और है जिसमें ऑक्सीडेशन की बात होगी। भाई इलेक्ट्रोलिसिस में खाली रिडक्शन थोड़ी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है एनोड पे, तो ऑक्सीडेशन के विषय में भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? तो जरा उनके भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो मैं इसको मिटाना चाहूंगा बेटा। देखा जाए जरा इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बेटे क्वेश्चन नंबर 14 है, ये एक्सरसाइज का ही आपका कह रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम। इस बार मुझे कूलम में निकालना है, इन कूलम फॉर ऑक्सीडेशन, पहला है ऑफ, फर्स्ट है 1 मोल ऑफ H2O टू O2। 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीडाइज करना है तो कितने कूलम चार्ज की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, कितने कूलम चार्ज की जरूरत पड़ेगी। चलो भाई सॉल्व करते देखते हैं। H2O, वही रिएक्शन वाली बात है, H2O किसमें बदल रहा है बेटे, O2 में बदल रहा है। ठीक है, H2O बदल रहा है किसमें, O2 में बदल रहा है। बैलेंस करके देखते हैं कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, वहां से हम आसानी से चार्ज बता पाएंगे। ठीक है बेटे, इधर गैस करने की कोई जरूरत तो है ही नहीं। आप देख सकते हो सबसे पहले हम क्या बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, यानी इधर ऑक्सीजन की है कमी, तो ऑक्सीजन की कमी को किससे पूरा करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस एक H2O और करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो एक H2O में और जोड़ूंगा, तो एक H2O ये और एक H2O वो, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 H2O। तो मैं क्यों ना इसको ही 2 H2O लिख लूँ। आप समझ गए, यानी ऑक्सीजन की संख्या को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मुझे H2O एक ऐड करना था, 2 H2O ऐड करने पे हो जाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 2 H2O लिख दिया। ठीक बात है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, मीडियम मेंशन नहीं है, फिर एसिडिक मीडियम लेके चलेंगे। 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कमी है, 4H पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है बेटे, 4H पॉजिटिव लगाएंगे। अब बेटे ये भी लग गया, 4H पॉजिटिव हो गया। अब चार्ज देखो, यहाँ पे 0 चार्ज है और यहाँ पे +4 का है, तो +4 चार्जेस को 0 करने के लिए, यानी 4 और 0 में अंतर कितने का होता है, 4 का। तो 4 आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है जिधर चार्ज ज्यादा हो उस तरफ, ताकि दोनों तरफ का लेफ्ट साइड और राइट साइड के चार्जेस इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अगर ये 2 मोल पानी आपके पास है तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडाइज होने के लिए। ठीक है, यानी 2 मोल H2O को O2 में बदलने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए 4 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब मुझे कितना चाहिए, 1 मोल, तो 2 मोल के लिए चार्ज चाहिए 4 फैराडे, और इसलिए 1 मोल ऑफ H2O टू O2 रिक्वायर
इक्वल्स टू 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज। इतने चार्ज की जरूरत इसमें पड़ेगी। ये आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट था बेटा सेकेंड पार्ट, 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3, 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3, यानी 1 मोल FeO है और उसको किस में बदलना है, Fe2O3 में बदलना है। तो आप इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करके खुद से निकाल के देखोगे, ठीक है बेटे, क्योंकि सब कुछ मैं ही अगर करा दूंगा तो कुछ आप लोग भी तो करोगे बेटा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने फर्स्ट लॉ, पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस समझाया कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, आयनाइजेशन थ्योरी के द्वारा मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेके और वो सारे कॉन्सेप्ट को समझाया कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, ठीक है बेटे, और आयोनाइजेशन थ्योरी उसके मैकेनिज्म को कैसे समझाती है, ये बात आपको बताएगी। और उसके बाद मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको समझाया कि माइकल फैराडे ने जो 1833 के अंदर जो लॉ दिया था इतने साल पहले, ठीक है बेटे, वो लॉ था क्या और